Hello students, I Kriti Verma. I'm going to take your general awareness class on topic environmental studies. In this lecture, I will deal with some environmental issues, some environmental concepts which is very important to know. First is here our content is atmosphere. In atmosphere, we will study physical structure, chemical composition. We will also study about ozone, sulfur, acid rain, carbon monoxide, smog, nitrogen oxide, carbon dioxide, water, climate, and some principles and examples of green chemistry. So our first topic is atmosphere. Now you have studied in your junior classes that what is atmosphere, how many layers are there in atmosphere. So till 10 kilometer there is troposphere, and where the troposphere ends, that is known as tropopause. Afterwards, till 50 kilometer it is stratosphere, and where the stratosphere ends, that is known as stratopause. Then till 85 kilometer it is a mesosphere, and where the mesosphere stop, it is known as mesopause, and afterwards it is thermosphere. Okay, so this is very important concept that generally in some competitive exams questions are there, like what is the width of troposphere, what is the width of stratosphere. So you can easily understand that what is the width of draw all kind of layers with the help of this diagram. Temperature varies greatly with altitude, means as you will go higher to the altitudes, your temperature will varies, means आप जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाओगे, मतलब 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपको टेम्परेचर में वेरिएशन नज़र आएगा. द प्रोफाइल मेक्स अ जेड शेप फ्रॉम मेसोस्फेयर टू द ग्राउंड स्फेयर. यहाँ पे अगर हम ये आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको एक जेड शेप का प्रोफाइल नज़र आ रहा है. अगर हम कहाँ से देख रहे हैं, मेसोस्फेयर से लेकर अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर तक देखते हैं तो हमें एक जेड शेप का प्रोफाइल नज़र आता है. उसके बाद आप देखो एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या और हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सरफेस एंड डिक्रीजेज विथ हाइट. मतलब जो सरफेस पे हमारा जो प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है. इसका रीज़न ये होता है कि एटमॉस्फेयर पे हमारा बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच का जो इंटर मॉलिकुलर मतलब स्पेस है, वो हम कहेंगे कि हाइट के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसमें कोलिजन, सारे मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होते रहते हैं, और जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा बॉटम पे होता है. जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा स्पेशियस हो जाते हैं, मतलब बहुत दूर दूर पे एक दो मॉलिक्यूल्स होता है, किसी तरह का कोई कोलिजन नहीं होता है. तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाता है. मतलब जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ोगे प्रेशर आपका डिक्रीज़ होता चला जाएगा. और ये फ्लक्चुएशंस इन प्रेशर के कारण ही हमारा क्या होता है, वेदर में चेंजेस आता है. वेदर जो है वो कभी आपका सनलाइट से फिर है ना रेनी टाइप का हो जाता है. तो ये सब वेदर चेंजेस वो सब प्रेशर फ्लक्चुएशंस के कारण ही होता है. तो यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया गया है कि किस तरह से ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे आप लोगों का इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका प्रेशर किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेडिएशन. तो रेडिएशन आप लोग बहुत सुने होंगे कि यूवी रेज होता है सन, इसीलिए हम लोग बहुत तरह का क्रीम्स लोशंस ये सब भी लगाते हैं ताकि अपने आप को यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर सके. इसके अलावा सन ग्लासेस पहनते हैं ताकि यूवी रेज ये सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करे. तो ये सब क्यों, क्योंकि यूवी रेज से जो होता है, जो सन से हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, वो सबसे पहले अर्थ सरफेस में आने से पहले वो एटमॉस्फेयर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है रेडिएशंस को रोकने के लिए. वैसे तो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर के बाद भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर होते हैं, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर होता है. ट्रोपोस्फेयर ही आपका टोटल एटमॉस्फेयर कहलाता है. तो ये तो होता ही है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ अगर हमें हमारा डिफेंस होगा तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है. और एटमॉस्फेयर कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है. यहाँ पे ये फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हो कि हमारा सबसे फर्स्ट में आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड. तो इस तरह से हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं. तो उसमें जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन,
नाइट्रस ऑक्साइड, ज़ेनन, ये सारे गैसेस पाई जाती हैं। और सबका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि अगर आप नाइट्रोजन का जो आपका ये है मास है, उसको अगर आप टोटल सारे गैसेस के मासेस से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जो आपका जो फ्रैक्शन निकलेगा वही आपका मोल फ्रैक्शन है। और अगर आप उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका पार्ट्स पर मिलियन में आ जाएगा। तो आप देखते होगे कि हम लोग है ना सारे जितने भी ये सब पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को ही 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे गैसेज आर मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे म्यू एल बाई एल दिया हुआ है, मतलब ये माइक्रोन लीटर बाई लीटर है। तो 1 माइक्रोन लीटर जो होता है वो हमारा 10⁶ के बराबर -6 के बराबर होता है। तो हम लोग गैसेस को जनरली माइक्रोन लीटर पर लीटर में मेज़र करते हैं। तो ये सब हमारे हमारे गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर को कंस्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पे पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है कि आपका जो अर्थ सरफेस है उसमें 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब आप अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी देखो तो नाइट्रोजन का 0.7 आ रहा है, ऑक्सीजन का आपका 0.2 आ रहा है। तो अगर पूरे 1 में आपका 0.7 ऑफ नाइट्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन आपका 0.2 ले रहा है, मतलब 90%, मोर देन 90% मीन्स 99% के तो अबाउट आपका कौन ले रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही, मतलब उस पूरे फ्रैक्शन को कवर कर ले रहा है। तो बाकी जो हमारा 1% बचा उसी में आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जीनन सब कुछ आ गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें ये कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद हम लोग ये देखेंगे आउटर एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है कि आप देखते ही होगे या फिर आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होगे कि है ना स्काईज ब्लू क्यों नज़र आते हैं। फिर जब सनसेट होता है या फिर सनराइज़ होता है तो उस समय हम लोगों को वो रेड कलर का क्यों दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ का कंसेप्ट वहाँ पे पढ़े थे, इंटेंसिटी का कंसेप्ट पढ़े थे। तो वही सेम यहाँ पे आपका कंसेप्ट है कि नीचे का जो देखो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेवलेंथ, और जो यहाँ पर आपका जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंटेंसिटी। तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो मेरा वेवलेंथ कम है वो किसका सबसे कम वेवलेंथ है, मतलब हम वायलेट लाइट का, अल्ट्रा वायलेट लाइट का। फिर स्काई ब्लू जो है विबग्योर, आप लोग को याद ही होगा विबग्योर। तो यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब कलर का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। लेकिन आप अगर इंटेंसिटी देखो तो इंटेंसिटी मेरा ये सब कलर्स का सबसे ज़्यादा है। तो जिसका वेवलेंथ कम होता है और यहाँ पर यहाँ पे इसका चूँकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसीलिए जनरली हमको स्काई ब्लू जो है जो स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रेड लाइट की जो होती है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों के आँखों में रेड लाइट सबसे पहले पहुँचता है। इसीलिए हमें जब सनराइज़ होता है या सनसेट होता है तो हम लोगों को वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा इसमें है कि द सन इमिट्स रेडिएशन अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आप लोग का थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो होगा आप लोगों को, जो आप लोग सेकेंडरी क्लासेस में पढ़े हो। तो जो सन इमिट्स करता है रेडिएशन वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि लाइट इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन हैज़ एनफ एनर्जी टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड। अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो लाइट होते हैं उनके पास इतना एनर्जी होता है कि वो किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। फिर हमारा आता है फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री में हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन इज़ द अपर, यहाँ पे फोटो केमिस्ट्री का में हम लोगों का जनरल होता है एक फोटो डायोसिएशन एंड फोटो आयोनाइजेशन। तो ये दो हमारा मेन टॉपिक होता है फोटो केमिस्ट्री में। इसमें हमारा ऑक्सीजन इन द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द सोलर रेडिएशन बिफोर इट रीचेज द लोअर एटमॉस्फेयर। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब्स मच सोलर रेडिएशन, वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है लोअर एटमॉस्फेयर में पहुँचने का। तो दीज बॉन्ड्स ब्रेक होमोलाइटिकली। तो ये सारे बॉन्ड्स को हम लोग होमोलाइटिकली ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखो इस इक्वेशन से भी समझ सकते हो कि O2 आपका ऑक्सीजन है, Hv, और यहाँ पे आपका 2O हो गया। मतलब कि होमोलाइटिकली इसको चूँकि हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Hv से।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन का सबको ही आप लोग फार्मूला जानते हो कि ओजोन हमारा O3 से रिप्रेजेंट होता है। उसमें ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, 3 ऑक्सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन्स है। एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ से, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ये हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए ऑक्सीजन को, मतलब एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दो O+O2 हमारा मिलकर क्या बना दे रहा है, O3 बना दे रहा है। तो यहाँ पे ओजोन एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द रेडिएशन बिटवीन 240 to and 310 nanometers. It forms from a reaction of molecular oxygen with the oxygen atoms produced in the upper atmosphere by photo dissociation. तो देखो स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ आपको बता रहे कि ओजोन जो है, ऑक्सीजन के बारे में बता रहे कि ऑक्सीजन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो आपका आपस में कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बना रहा है ये, और ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड और 5 बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के पास भी सिग्मा बॉन्ड और 2 5 बॉन्ड होता है। तो इसीलिए जो ब्रेक करना होता है वो ऑक्सीजन को ब्रेक करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कंपैरिजन टू नाइट्रोजन को ब्रेक करना। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है उसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट है कि इन ओजोन डिप्लेशन आप लोग जान रहे हो कि जो हमारा ब्लैंकेट है एक, जो हमें यूवी रेज से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, वो ब्लैंकेट जो है उसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। तो वो ओजोन लेयर में धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब उसमें छेद हो रहा है, जिसके वजह से यूवी रेज जो है वो अर्थ सरफेस में आ जा रहे हैं। तो इन 1974 रोलैंड एंड मोलिना, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1995 में, डिस्कवर्ड दैट क्लोरीन फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन मे बी डिप्लीटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है। और आपका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका निकलता है जैसे कि आप जब फ्रिज खोलते हो तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आपके एसीज से जो धुआं निकलता है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये वो कौन डिस्कवर करने वाले कौन थे, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, रोलैंड एंड मोलिना। ठीक है, तो ये लोग ओजोन लेयर क्यों डिप्लेट हो रहा है इसका रीज़न डिस्कवर किए। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा मतलब बहुत ये जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ क्लाइमेट चेंज पर हमेशा मीटिंग होता है गवर्नमेंट्स के बीच पे, ठीक है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग होती है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में। तो जो भी बहुत ज़्यादा इस तरह का CFC गैसेस को रिलीज़ कर रहे हैं उन लोग पे कंट्रोल किया जाता है। वो सब कंपनीज़ को थोड़ा मतलब अपना ये जो रिलीज़ है हो रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए नोटिस जाता है। तो ये सब चीज़ होता है वो सब प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या, उसे हम CFC गैस कहते हैं। वर यूज़ फॉर ईयर्स एज एरोसॉल प्रोपेलेंट एंड रेफ्रिजरेंट्स, मतलब एरोसॉल प्रोपेलेंट और रेफ्रिजरेंट की तरह हम लोग यूज़ इसको करते हैं। इसका मोस्टली अगर फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला है CFCl3 CF2Cl2। they are not water soluble and they do not get washed out of the atmosphere by rain, मतलब रेन के थ्रू भी इन्हें वॉश नहीं किया जा सकता। एंड आर क्वाइट अनरिएक्टिव सो दे आर नॉट डिग्रेडेड नेचुरल, मतलब ये अनरिएक्टिव नेचर का भी होता है जिसके वजह से ये डिग्रेड भी नहीं होता है। The CCl bond is easily broken though when the molecules absorb radiation with a wavelength between 190 and 225। तो मतलब अगर 225 से लेकर 190 से लेकर 225 नैनोमीटर तक का अगर इन्हें वेवलेंथ मिला तभी जाकर इनका CCl बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो द क्लोरीन एटम्स फॉर्म्ड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देखो जैसे कि जब क्लोरीन एटम जो होता है वो अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बना देता है ClO+O2, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द यूज़ ऑफ CFCs इज़ नाउ बैंड इन ओवर 100 कंट्रीज, ओजोन डिप्लेशन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस अनरिएक्टिव नेचर ऑफ CFC। अब अगर हम है ना बहुत सारे मीटिंग वगैरह करके अगर मान लो कि हम CFC का रिलीज़ को बैन भी कर दें, CFC अब नहीं भी बंद है तो भी है ना जो पहले से हमारा बन चुका था, मतलब आज से 10 साल पहले जो बना या फिर अभी तक जो करंट अभी जितना बन चुका है तो वो सब
को पूरी तरह से मतलब ख़त्म होने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए ओज़ोन का डिप्लेशन ऐसा नहीं कि हाँ, अब तो मेरा सीएफसी रिलीज़ हम बंद कर दिए हैं तो अब मेरा ओज़ोन डिप्लेट नहीं होगा, ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव नेचर का होता है, इसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये तो सम टाइम तक हमारा डिप्लेशन चलता ही रहेगा ओज़ोन का। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फेयर के बारे में, कि ऑल्दो द ट्रोपोस्फेयर इज़ मेड अप ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अदर गैसेस प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट स्टिल हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में जो और अदर गैसेज हैं उनके बारे में दिया गया है कि उसके मतलब ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओज़ोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी होते हैं। इनके सोर्स दिए हुए हैं, इनके टिपिकल कंसंट्रेशन दिए हुए हैं कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है आपका सल्फ़र। सल्फ़र के बारे में है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोल और ऑयल को अगर बर्न करते हैं तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही सल्फर डाइऑक्साइड, अगर जैसे कि आप लोग सुने होंगे एसिड रेन की वजह से ताजमहल में स्पॉट्स आ गए, येलो येलो स्पॉट्स आ गए, तो वो सब में जो एसिड रेन होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रिएक्ट्स विथ एटमोसफेयर विथ मॉइस्चर इन द एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। वो एटमॉस्फेयर में जो थोड़ा सा प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके साथ रिएक्ट करके वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, एक तरह से वो एसिड बना देता है। इसीलिए एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि वही सल्फ्यूरिक एसिड रेन के फॉर्म में जब बरसते हैं तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ पे उसका पूरा रिएक्शन है कि आपका SO3 है H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4, और H2SO4 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 को फिर अगर ब्रेक होगा तो वो H प्लस और SO4 में वो ब्रेक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है हाई एसिडिटी इन रेनफॉल कॉजेज कोरोजन इन बिल्डिंग एंड मटेरियल। मतलब ये सब हम जो अभी आपको एसिड रेन में ताजमहल का एग्जांपल दिए कि ये पहला ऐसा था, फिर जो बिकॉज ऑफ एसिड रेन इसमें चेंजेस आ गया तो कोरोजन हो रहा है। तो ये सब है जिससे कि हमारा बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स जो है वो भी बर्बाद हो रहा है एसिड रेन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फ़र पे ही है कि SO2 कैन बी रिमूव्ड बाय इंजेक्टिंग पाउडर्ड लाइमस्टोन विच इज़ कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब हर चीज़, अगर कुछ चीज़ किसी चीज़ को कोई चीज़ बिगड़ गया है तो उसे सुधारने का भी एक तरीका होता है। तो वो तरीका ये है कि अगर हमारा SO2 कैन बी रिमूव्ड, ये इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग पाउडर्ड लाइमस्टोन। अगर हम लोग पाउडर्ड लाइमस्टोन अगर इंजेक्ट करें तो हम लोग उसे फिर कैल्शियम ऑक्साइड में बदल सकते हैं, जिससे कि इस प्रोसेस को हम लोग स्क्रबिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर से आपको ये चीज़ समझ, इसमें स्क्रबिंग वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो CaO है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, वो रिएक्ट करता है SO2 के साथ, और वो बना देता है आपका कैल्शियम सल्फाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी व्हीकल्स के धुएं से निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में इतनी पावर होती है कि वो क्या करता है, बाइंड्स पर हमारे परफेंशियली टू द आयरन इन रेड ब्लड सेल्स। और एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लोअर O2 लेवल टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ। मतलब अगर आपका अब बहुत ज़्यादा आप एक्सपोज़र में हो कार्बन मोनोऑक्साइड के, मतलब आप लगातार इनहेल कर रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप लॉस ऑफ कॉन्साइंसनेस हो सकता है, डेथ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट्स दैट कैन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड मस्ट कंटेन वार्निंग लेबल्स। मतलब जो भी प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो उसमें वार्निंग के लेबल्स लगे होने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। सो डिटेक्टर आर अ गुड आइडियाज़। तो इसीलिए डिटेक्टर का ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो आप स्मेल से समझ पाओगे, ना तो उसका कोई कलर होता है कि हाँ यहाँ पे इस रीजन में बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि कुछ भी उसका कोई भी किसी भी तरह का कोई सिंबल नहीं है, तो आपको एक डिटेक्टर से ही यूज़ हो पाएगा। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर का फ़ोटो है। इस डिटेक्टर की मदद से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस रीजन में कितना है। आप लोग हर बार तो दिल्ली का सुनते ही होंगे कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से बहुत स्मॉग होता है। कुछ भी वहाँ पे 10 बजे भी पूरा कुहासा टाइप का छाया होता है। तो ये सब व्हीकल से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड्स का ही नतीजा है। फिर है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। व्हाट वी रिकॉग्नाइजेज एज स्मॉग, that brownish gas that hangs above large cities like लॉस एंजल्स is primarily नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपका नाइट्रोजन
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो लार्ज सिटीज़ की, देखो यहाँ पे एक ब्राउन कलर का गैस आपका फोटो आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्राउन कलर का गैस, इसी को हम लोग स्मॉग कहते हैं। मतलब आप 10-11 बजे भी जाओगे तो आपको इसी तरह का नज़ारा आएगा। मतलब सुबह सुबह के 10-11 बजे भी आपको इसी तरह का मतलब सीन दिखेगा कि एक ब्राउन कलर का गैस है और बड़े बड़े सिटीज़ में पूरा वो पूरा एरिया कैप्चर किए हुए वॉल्यूम। It forms from the oxidation of nitric oxide and NO, a component of car exhaust। मतलब कि कार से निकलने वाले NO अगर O2 के साथ मिलते हैं तो वो 2NO2 मतलब कि कार्बन ऑक्साइड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देते हैं। उसी तरह से एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मतलब यहाँ पे कितने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह से जिस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बहुत मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही पॉइजनस है एक तरह से, मतलब वो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रहे हैं। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड भी वही रोल प्ले करता है, गैसेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म एंड अगर ये एक लिमिटेशन से ज़्यादा हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग जानते हो कि जो हमारे पेड़ पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड्स को भी वो यूज़ करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। गैसेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट दैट कॉजेज द अर्थ्स थर्मल कंसिस्टेंसी। मतलब अगर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं होते तो हम लोग के लिए ये जो सर्वाइवल प्लैनेट है अर्थ वो भी नहीं हो पाता, हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पाते, क्योंकि इनका इनका जो ये कंसिस्टेंसी है उसके वजह से यहाँ पे और जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाया। तो अगर कोई भी गैस आपका उस लेवल से ज़्यादा हो जाए या उस लेवल से कम हो जाए तो जो यहाँ पे लाइफ है वो भी वही पॉसिबल नहीं होगा। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सच गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दिस ब्लैंकेटिंग इफेक्ट इज़ नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो क्या हो रहा है कि अभी हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, उसका जो ग्राफ है वो दिन पर दिन ऐसा इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब ये इंक्रीज़ होने की वजह से हम लोगों का जो मतलब आप देख रहे होगे कि अभी सब कोई को एस्थमा या फिर है ना ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या तो ये सारे चीज़ को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में एक लिमिटेशन से ज़्यादा बढ़ जाना ही जनरली क्या कहलाता है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरली होता कैसे है कि मान लो कि सन है आपका, सन से आपका मतलब कुछ गैसेस रेडिएशंस आए वापस, और रेडिएशंस आए तो जनरली क्या होता था कि वो टकरा के फिर वापस चले जाते थे। ठीक है, वो सारे रेडिएशन टकरा के वापस चले जाते थे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो यहाँ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो इन रेडिएशन को तो रेडिएशन अर्थ सरफेस में आ तो जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं जा पाते, ये जो गैसेस हैं उनको रोक लेते हैं। जैसे कि वो उस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो काम करता है, वाटर वेपर भी वो काम करता है कि वो उन गैसेस को वो उन रेडिएशंस को रोक लेता है। जो सन से जो आपका रेडिएशन आ रहा है उसको वो रोक लेता, वापस जाने नहीं देता। यहाँ पे मान लो कि उसको रोक दिया तो धीरे धीरे हमारा जो अर्थ का सरफेस हो रहा है, मतलब अर्थ जो है वो गर्म होते जा रहा है। ठीक है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं कि गर्म हो रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया और यही आपका इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहला रहा है। तो ये हमारा साल दर साल ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो साल दर साल हमारा बढ़ते जा रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इससे अर्थ में ह्यूमन सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आज से 100 साल के बाद 200 साल के बाद क्या ह्यूमन सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं, अगर इस तरह से इस रेट से ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते चला जाएगा। तो green chemistry, we have become increasingly aware about over the past 30 to 40 years that modern processes are not always compatible with maintaining a sustainable environment। अगर हम लोग को sustainable environment चाहिए, मतलब जो ऐसा environment जहाँ पे मतलब चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, वो सब अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, तो हमें अपना जो मॉडर्न प्रोसेस उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। प्रोमोटिंग केमिकल प्रोसेस दैट आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सब की तरफ हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो यही हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहला है कि रैदर देन वरी अबाउट द वेस्ट डिस्पोजल, इट इज़ बेटर टू अवॉइड क्रिएटिंग वेस्ट। मतलब हम लोग वेस्ट तो जनरेट कर देते हैं, उसके बाद उसको डिस्पोजल के बारे में जो चिंता करते हैं, उससे अच्छा है कि भाई तुम वेस्ट ही को क्रिएट ही मत करो। सेकेंड है कि ट्राई टू जनरेट एज लिटिल वेस्ट एज इज पॉसिबल। कोशिश करना है कि हमें कम से कम वेस्ट जनरेट करें, और जो है वो नॉन टॉक्सिक वेस्ट होना चाहिए, मतलब किसी तरह से वो इन्वायरमेंट को किसी तरह सा कोई भी हार्मफुल ना हो। कैटलिस्ट डैट अलाउ द यूज़ ऑफ सेफ केमिकल्स शुड बी एम्प्लॉयड व्हेन पॉसिबल। देखो कैटलिस्ट जनरली हम लोग केमिस्ट्री के सेंस में कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, कुछ घटाता है, कुछ कोई कैटलिस्ट ऐसा भी है जो रेट को बढ़ा देता है। तो जो कैटलिस्ट, वैसे कैसे कैटलिस्ट ही अलाउ करना चाहिए जो कि से यूज़ ऑफ सेफ केमिकल शुड बी एम्प्लॉयड व्हेन पॉसिबल। इसके अलावा ट्राई टू यूज़ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स एज रॉ मटेरियल, मतलब हम लोग वैसा चीज़ को यूज़ करो जिसको हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका कोई आयरन का चीज़ होता है, आयरन का चीज़ अगर मान लो कि अगर आप आयरन का गेट बनाए, आपका वो गेट आपको लग रहा है कि नहीं अब हमको ये गेट का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उस आयरन के गेट को बेच देते हैं। बेच के उसके बाद उसको वो पिघला के उसको मेल्ट करके फिर से कुछ उस नया स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो वो रिन्यू हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि जो रिन्यू हो सके वही उसी तरह का फीड स्टॉक्स बनाए। ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज एंड ट्राई टू यूज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्वेंट। हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्वेंट्स का यूज़ करना चाहिए। मीन्स हमारा ओवरऑल ध्यान इन्वायरमेंट को सुरक्षित, साफ़ और स्वच्छ बनाने में होना चाहिए। तो अगर हम हर एक इंसान इस तरह का एटीट्यूड लेके चलेगा कि हमें इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो ओवरऑल हमारा अर्थ बहुत अच्छा, बहुत क्लीन, ग्रीन हो जाएगा। और ये सिर्फ, मतलब ये सबके लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट स्टडीज़, मतलब हर एक स्टूडेंट्स को इतना मिनिमम नॉलेज होना चाहिए कि हमें अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट में कुछ और मुसीबत, नया मुसीबत। अब आपका अगर मान लो कि आपको आसपास जाना है, तो यू कैन यूज़ साइकिल। आप लोग गाड़ी नहीं भी चलाओगे, उससे निकलने वाले धुआं से को आप जितना कम करोगे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग साइकिल यूज़ कर सकते हैं, हम लोग है ना रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ को कम कर सकते हैं, हम लोग एसीज़ का यूज़ को कम कर सकते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में जो जितना हो सकता है वो हम कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हम लोग इतना काम कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये एक बार नॉलेज दिया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी आज बताया गया वो समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अभी लाइव सेशन होने वाला है, उसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू।